कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। जैसे कि आप सभी को पता है, आपके जो थर्ड सेमेस्टर वाले विद्यार्थी हैं, जो सेकंड ईयर में हैं, उन सभी के एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाले हैं। तो काफ़ी विद्यार्थी कमेंट है कि सर मोस्ट में क्वेश्चन बता दीजिए। तो जो विद्यार्थी ईयर में हैं उनके लिए भी है सेकंड ईयर, और जो विद्यार्थी सेमेस्टर पढ़ रहे हैं उनके लिए थर्ड सेमेस्टर का हिस्ट्री का पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आज हम देखने वाले हैं। इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद में आपको पढ़ने की आवश्यकता और कहीं नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो विद्यार्थी पास होना चाहते हैं तो यहीं से पास हो जाएंगे। ठीक है, और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं सभी गत वर्षों में बार बार पूछे गए ऐसे प्रश्नों का समूह या फिर संग्रह आज हम देखने वाले हैं। पुनः बता दूं, मध्यकालीन भारत का इतिहास आपके पेपर का नाम है। इस वीडियो में हम देखने वाले आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न। जैसे कि आप सभी को पता है, आपके 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक। तो आज हम देखने वाले हैं आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न। चलिए प्रश्न देखते हैं, साथ साथ आगे बात करते जाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, गत वर्षों में जो भी आपके मॉडल पेपर मैंने बताए थे उनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। तो ये प्रश्न भी सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन सबको पढ़ के जाएगा। आज की वीडियो में हम 10 प्रश्न देखने वाले हैं। टोटल में इसकी 5 वीडियो बनाऊंगा आपके लघुत्तरात्मक प्रश्नों की, यानी टोटल मिला के आपके 50 प्रश्न बन जाते हैं। तो इन 50 प्रश्नों में से ही आपको पास मार्किंग अंक मिल जाएंगे। परीक्षा में जितने आपको पास होने के लिए चाहिए वो आपको इन 50 प्रश्नों में से ही देखने को मिल जाएंगे। अधिकतर या जो भी आपके अधिकतर क्वेश्चन मिलेंगे जो कि लघुत्तरात्मक बन सकते हैं, वो आपको इन 50 प्रश्नों के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला प्रश्न आता है हमारा, इल्तुतमिश की उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है और आपकी आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका उत्तर हो जाएगा, उसने यल्दौज तथा कुबाचा को पराजित किया था। ये सबसे उसका पहला अच्छा काम था। उसके बाद में सिंध और मुल्तान आदि पर अधिकार कर लिया। उसके सेकंड आता है, उसने ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मांगबरनी को मंगोलों के विरुद्ध कोई सहायता नहीं देकर दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के विनाश से बचा लिया। सबसे अच्छा किया, क्योंकि अगर वो उसकी सहायता करता तो फिर दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध मंगोल हो जाते और मंगोलों से फिर दिल्ली सल्तनत को सामना करना पड़ता। उसके बाद देखिए, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन कर उसे अपने अधीन बना लिया। ये भी अच्छा है। उसने 40 मुगलों के दमन का गठन किया, चांदी के सिक्के चलाए, इक्ता प्रथा का प्रचलन किया और खलीफा से मान्यता प्राप्त की। ये उसके कुछ महत्वपूर्ण काम थे। इनमें से जो भी आपको 4 से 5 याद हो जाते हैं, जैसे कि चांदी के सिक्के चलाए थे, इक्ता प्रथा चलाई थी, खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी। ठीक है, और आपके बंगाल के विद्रोह का दमन किया था, मंगोलों का दमन किया था। ठीक है, यल्दौज और कुबाचा को पराजित किया था। ये 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, इक्ता प्रथा व्यवस्था क्या है। आप मोस्ट लगा लीजिएगा इसको। क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इक्ता व्यवस्था क्या है ये मालूम भी होनी चाहिए आपको। देखिए, तो ये इसका उत्तर सिंपल सा है। इक्ता का शाब्दिक अर्थ होता है भूभाग से। ठीक है, इक्ता 2 प्रकार की होती थी, जिनमें सबसे पहले होती थी छोटी इक्ता और दूसरी बड़ी इक्ता। ठीक है, छोटे इक्ता जो लोगों को सैनिक सेवाओं के बदले में दिया जाता था। ठीक है, बड़ी इक्ता प्रांतों की भांति होते थे तथा ये उच्च पदाधिकारियों को दिए जाते थे। उन्हें प्रशासनिक दायित्व भी निभाना पड़ता था। इल्तुतमिश ने अपनी राज्य को इक्ताओं में बांट दिया था और उनमें मुक्ताओं का यहाँ पर अर्थ है इक्ता के प्रमुख अधिकारी के पद पर अपने विश्वास पात्र अमीरों को नियुक्त किया गया था। तो ये अच्छा प्रश्न है जो कि आपके लघुत्तरात्मक या फिर अति लघुत्तरात्मक बन सकता है। ये प्रश्न आपका निबंधात्मक नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसको आपको लघुत्तरात्मक तौर पे याद करके जाना है। अगला देखिए, बलबन के राजस्व सिद्धांत को समझाएं। ठीक है, बलबन का एक प्रश्न आपका निबंधात्मक 100% बनेगा। ठीक है, बलबन को पढ़ के जाएगा अच्छे से। बलबन का हर बार प्रश्न पूछा जाता है। निबंधात्मक में भी ये प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेगा। पूछ रहे हैं राजस्व सिद्धांत। देखिए, बलबन, तो इसका जो पहला है वो है, बलबन सुल्तान के दैवीय अधिकारों में विश्वास करता था। ठीक है, वह निरंकुश राजतंत्र का प्रबल समर्थक था। बलबन की मान्यता थी कि सुल्तान को उच्च पदों पर केवल उच्च वंशीय लोगों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। सेकंड जो फोर्थ आती है इसकी, कि बलबन के अनुसार राजपद अत्यंत पवित्र और गौरवशाली होता है, अतः सुल्तान को उसी के अनुरूप आचरण करना चाहिए। सुल्तान को आदर्श शासक होना चाहिए और सदैव अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। ये उसके कुछ महत्वपूर्ण राजस्व सिद्धांत है। यानी उसकी नज़रों में पहला है कि जो सुल्तान होता है वो देवी अधिकार यानी देवताओं के स्वरूप होता है। वह निरंकुश राजतंत्र पर प्रबल समर्थक था। ठीक है, दूसरी बात, सुल्तान को उच्च पदों पर केवल उच्च वंशीय लोगों को ही नियुक्त करना चाहिए था। बलबन के अनुसार जो अत्यंत पवित्र और गौरवशाली होता है, कौन, राजपद। ठीक है, जो राजा का पद होता है वो अत्यंत पवित्र और गौरवशाली होता है, अतः सुल्तान को उसी के अनुरूप आचरण करना चाहिए। जो उसकी 5वीं थी, सुल्तान को आदर्श शासक होना चाहिए और सदैव अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। यानी अपने जो राजा के जो कर्तव्य है उनका पालन करना चाहिए, उसके अनुसार नीति थी उसकी। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया था। सिंपल सा है, बच्चे को इसकी कहानी पता होती है।
अलाउद्दीन खिलजी संपूर्ण राजपूताना पर अधिकार करके अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। ये उसकी साम्राज्यवादी नीति के तहत मानते हैं हम। उसके बाद में चित्तौड़ दुर्ग अत्यंत सुदृढ़ और अभेद माना जाता था। इसे जीतकर सुल्तान अपनी सैन्य शक्ति का धाक या फिर बढ़ाना चाहता था। ये उसकी सैन्य शक्ति को लेकर उसकी सेकंड थी। बात देखिए थर्ड आती है इसकी, चित्तौड़ का दुर्ग सामरिक और भौगोलिक दृष्टि। अगली आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति से अलाउद्दीन खिलजी को चिंता थी। ठीक है। और पांचवी, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के शासक रतन सिंह की रूपवती रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। और यही बात सबसे पहले आपके दिमाग में आती है जब पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया, तो सभी सिर्फ एक ही लाइन जानते हैं कि हाँ, क्योंकि चित्तौड़ के शासक रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी जो थी उसके स्वरूप को देखकर अलाउद्दीन खिलजी मंत्र मुग्ध हो गया था, इसलिए उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। लेकिन आपको इस बात को लास्ट में लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी उसकी साम्राज्यवादी नीति, उसकी जो सैन्य शक्ति को बढ़ाने की नीति, ठीक है, और एक चित्तौड़ दुर्ग जो काफ़ी भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, वो उसे प्राप्त करना चाहता था। तो ये आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, फर्स्ट लिखनी है आपने, फिर से बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी संपूर्ण राजपूताना पर अधिकार करने के लिए साम्राज्यवाद का विस्तार करना चाहता था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पद्मिनी वाली बात भी आपको लिखनी है लास्ट में, लेकिन जरूर लिखनी है। ठीक है, अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था को समझाएं। अच्छा प्रश्न है, आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी नॉन कॉलेज 2016 में प्रश्न पूछा जा भी चुका है। अलाउद्दीन खिलजी ने खाद्यान्न बाजार, सराई अदल, घोड़े, पशुओं, दास दासियों आदि के बाजार खुलवा दिए और खाद्यान्नों, वस्त्रों, घोड़े आदि के मूल्य निर्धारित कर दिए। यानी उस अब मतलब बाजार में व्यापारी खुद के हिसाब से उनके मूल्य तय नहीं करते थे, अलाउद्दीन खिलजी के अनुसार उनका मूल्य तय होता था। उसने शनहन, बरीद, मुनियान, दीवाने, रियासत अधिकारी नियुक्त किए। उसने बेईमान दुकानदारों को कठोर दंड दिया। उसने राशन प्रणाली की व्यवस्था और अन्नागार की स्थापना की। ठीक है, यानी अन्न के भंडार बनाए उसने। ठीक है, राशन की प्रणाली को में थोड़ा सुधार किया, व्यवस्था की उसमें। दुकानदारों को जो बेईमानी करते थे उन्हें कठोर दंड दिए थे। और उसने घोड़ों के, पशुओं के, दास दासियों के, ठीक है, सराई अदल और आपके खानदान बाजार, ये सब बाजार उसने खुलवाए थे और उनकी खुद ने ही मूल्य तय किए थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है बाजार नीति को लेकर। वैसे तो इसका प्रश्न निम्नलिखित बन सकता है, वहाँ पर जब आप इसको पढ़ेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा तो वहाँ पर आप आसानी से इस बात को समझ पाएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन की योजना का वर्णन किया। देखिए, तुगलक बड़ा ही इंटरेस्टिंग शासक रहा है। ठीक है, इसकी किस्मत को लेकर बोला जाता है ये बड़ा ही मतलब ये करना चाहता था अच्छा था, लेकिन हुआ इसके साथ हमेशा बुरा था। खास तौर पे राजधानी परिवर्तन को लेकर तो इसका साथ बहुत बुरा हुआ था। जब इसके डिटेल से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम एक एक शासक को अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। बात रही इनके निम्नलिखित प्रश्नों में, देख लेंगे हम इसको भी। तो देखिए, सबसे पहले इसका उत्तर देख लेते हैं। मोहम्मद तुगलक, सीधे से मैं आपको बताता हूँ, तुगलक ने अनेक कारणों से प्रेरित होकर दिल्ली के स्थान पर देवगिरी यानी दौलताबाद को राजधानी बनाने का निश्चय किया। उसने दिल्ली की समस्त जनता को देवगिरी पहुंचने का आदेश दिया। यद्यपि उसने यात्रियों की सुविधा के लिए अनेक कदम उठाए, फिर भी लोगों को अनेक कष्ट उठाने पड़े और सैकड़ों व्यक्ति मर गए। सुल्तान की यह योजना असफल रही। उसने पुनः दिल्ली को राजधानी बनाने का निर्णय किया और लोगों को वापस दिल्ली लौटने का आदेश दिया। इस योजना के कारण प्रजा में घोर असंतोष उत्पन्न हो गया। ये किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार किन किन कारणों से इसने अपनी जो राजधानी को परिवर्तन करने का कार्य किया, फिर वापस से दिल्ली आ गया, इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आती है। कभी हम निम्नलिखित प्रश्नों में इसकी बात करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, फिरोज तुगलक का राजत्व सिद्धांत क्या है। देखिए, ये प्रश्न आपके राजत्व सिद्धांत वाले निम्नलिखित बन सकते हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ के जाएगा। देखिए, मत्स्य 2019 में प्रश्न पूछा जा चुका है, फिरोज तुगलक की राजस्व व्यवस्था। तो देखिए, फिरोज तुगलक अपने आप को सल्तनत का ट्रस्टी मानता था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ट्रस्टी मात्र समझता था। उसने अपने आप को खलीफा का नायब घोषित करवाया। और आगे देखिए, उसकी शासन व्यवस्था का मूल उद्देश्य या दोष सांप्रदायिक शासन व्यवस्था के सिद्धांत को पुनः स्थापित करना था। वह इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार शासन का संचालन करना अपना प्रमुख कर्तव्य मानता था। वह केवल मुस्लिम प्रजा की भौतिक और नैतिक उन्नति के लिए ही प्रयत्नशील रहा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है फिरोज तुगलक को लेकर। आगे देखिए, विजयनगर राज्य की आर्थिक व्यवस्था। विजयनगर राज्य को भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, निम्नलिखित प्रश्न बन सकता है विजयनगर राज्य को लेकर। ठीक है, विजयनगर राज्य की गिनती तत्कालीन विश्व के अत्यंत धनी और संपन्न राज्यों में की जाती थी। राजा के कोष गृह में अनेक गड्ढे खुदे हुए थे जिनमें पिघला हुआ सोना भर दिया जाता था। वो इतना धन था विजयनगर के राज्य के पास। ठीक है, उसकी ठोस शिलाएं
बन जाती थी। उच्च और निम्न जाति दोनों के ही आभूषण पहनते, यानी जो उच्च जाति के थे, निम्न जाति के थे, वो सभी उसके राज्य में सोने के आभूषण पहनते थे। हीरे आदि बहुमूल्य पत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। विजयनगर में उद्योग धंधे उन्नत व्यवस्था में थे तथा वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग तथा इत्र उद्योग महत्वपूर्ण थे। इन उद्योगों में से अगर पूछ लिया जाए कि विजयनगर में से महत्वपूर्ण उद्योग कौन कौन से थे, तो वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग और इत्र उद्योग। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आर्थिक व्यवस्था को लेकर विजयनगर राज्य बहुत ही संपन्न रहा है। बात आपको बताई दी है कि उसके कोष गृह में खड्डे खोद दिए जाते थे, उनमें सोना पिघला दिया जाता था, जो ठोस बनकर शिला जैसे बन जाते थे। वहाँ पर उच्च जाति के, निम्न जाति के सभी लोग सोने के आभूषण पहनते थे। हीरे आदि बहुत ही आसानी से, यानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, ठीक है। और धंधे भी काफ़ी अच्छे उन्नति में थे, जैसे वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग और इत्र उद्योग। यह बात आपको ध्यान में रखनी है विजयनगर राज्य को लेकर। विजयनगर साम्राज्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और इसके पतन के कारणों के बारे में बताएं। ऐसा प्रश्न आपका निबंधात्मक बन सकता है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए तथा इसके पतनों के कारण को व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न बहुत अच्छा बनता है, इसलिए इसको आपको अवश्य पढ़ के जाना है। विजयनगर साम्राज्य को मैं पहले ही बोल रहा हूँ। तो देखिए 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय, जो कि 1509 से 1529 ईस्वी विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली और पराक्रमी शासक था, जिसने उसके समय में विजयनगर राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा चरम सीमा पर पहुंच गई थी। विजयनगर राज्य एक धनी संपन्न राज्य था। इस राज्य में साहित्य और कला की पर्याप्त उन्नति थी। 1565 ईस्वी में तालीकोट के युद्ध में पराजय के बाद विजयनगर साम्राज्य पतोन्मुख की ओर चला, यानी उसका पतन होने लग गया था। कब? 1565 ईस्वी में तालीकोट के युद्ध के बाद। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पूछ लिया जाए, छोटा प्रश्न बन सकता है भाई, किस युद्ध के बाद में विजयनगर साम्राज्य पतन की स्थिति में चला गया, तो वो आपको ध्यान रखनी है। तालीकोट युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। विजयनगर की जो धार्मिक व्यवस्था है, वैसे तो ये प्रश्न ज़्यादा बनने की संभावना नहीं है, वरना पूछ जाता है, लेकिन आपको एक तो बस ये ध्यान रखना है कि विजयनगर साम्राज्य की आर्थिक और एक इसके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी और इसके पतनों के कारणों के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो इसको लेकर आपको अवश्य पढ़ के जाना है। लास्ट और अंतिम प्रश्न आता है आपका, बाबर नामा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और भी आगे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखिए पहला आता है हमारा, अंतिम प्रश्न आता है हमारा, बाबर नामा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा, उसे ही बाबरनामा कहा जाता है। एक छोटा सा प्रश्न भी बन सकता है कि बाबरनामा क्या है। यह ग्रंथ साहित्य तथा इतिहास दोनों की दृष्टि से श्रेष्ठ माना गया है। बाबरनामा की भाषा सरल और प्रभावशाली है। इसकी शैली स्पष्ट, प्रभावमयी और स्वाभाविक है। इस ग्रंथ से हमें बाबर के चरित्र, कार्यों, विजय, उपलब्धियों आदि के बारे में जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ से तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। किससे? बाबरनामा से। आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। पहली बात तो ये तुर्की भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, जिसके अंदर बाबर की खुद की आत्मकथा है, जिसे बाबरनामा कहा जाता है। इस ग्रंथ की साहित्य और इतिहास दोनों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण है, ठीक है। बात की जाए इसके अंदर क्या क्या मिलता है, देखिए इसके अंदर आपको, इस ग्रंथ के अंदर बाबर के चरित्र, कार्यों, विजय, उपलब्धियों आदि के बारे में जानकारी मिलती है तथा इसके अंदर तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है किसके अंदर? बाबरनामा के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके, जो कि लघुरात्मक प्रश्न आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से इसके 10 प्रश्न देखेंगे। टोटल हम इसके 50 प्रश्न देखेंगे और इन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा परीक्षा के। और बात रही इसकी पीडीएफ की, तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है लाइव स्टडी लाइफ टाइम, अन्यथा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें। जिन भी विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप में से अधिकतर विद्यार्थी वीडियो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।